तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज उसी को हम पूरा करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में आज पढ़ते हैं। इस मॉडल को वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल बोला जाता है। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कहते हैं इसको। 1972 में दो साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था। ठीक, तो इसमें होता क्या है, वहाँ पे हम जो है एक इसका अच्छा सा डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड होते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये लिपिड्स आपके हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि एम्फीपैथिक होते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो आउटवर्ड्स होते हैं, जो टेल होते हैं वो इनवर्ड्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन है जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक, ये आपके फॉस्फोलिपिड हैं। फॉस्फोलिपिड हैं। ठीक, इसके बाद एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। दिस इज चैनल प्रोटीन। ये आपका चैनल प्रोटीन है। ठीक, तो ये आपका कैरियर प्रोटीन है। दिस इज योर कैरियर प्रोटीन। और ये जो आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दिस इज योर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो ये हमारा पूरा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप देख रहे हैं, ये पूरा मॉडल है। ठीक,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटीन जो है दोनों तरफ पाए जाते हैं। प्रोटीन आर फाउंड ऑन बोथ इनर साइड एंड आउटर साइड। इनर साइड और आउटर साइड दोनों तरफ आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको यहाँ पे सिंगर और निकोलसन ने इसको बोला था प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। उस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीच में हमारे एक चैनल प्रोटीन होते हैं जो इस दोनों लेयर को इस लेयर से इस लेयर तक दोनों तरफ अक्रॉस करते हैं, मतलब पूरा क्रॉसिंग करते हैं। कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन आपके इस पार नहीं जाते हैं, वो आपके वन साइड ऑफ द लेयर रहते हैं और इनको इजीली हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के भी होते हैं जो लिपिड्स के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कुछ यहाँ पे कैरियर प्रोटीन भी होते हैं जहाँ से मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन की जो जरूरत होती है वो पूरी होती है। तो इसीलिए सिंगर और निकोलसन ने इसको प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स बोला था। ठीक, तो जो यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, वो आपकी क्वाजी फ्लूइड है, उसको हम क्वाजी फ्लूइड कहते हैं। लिपिड की जो बाइलेयर है उसको हम क्वाजी फ्लूइड कहते हैं। और ये जो लिपिड की बाइलेयर है यही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करती है। दिस प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। ठीक है ना, तो लिपिड की वजह से फ्लूइडिटी मिलती है, लिपिड की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी मिलती है और इसी की वजह से आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी भी लिपिड ही प्रदान करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो कुछ स्पेशल पॉइंट हैं सेल मेम्ब्रेन पे, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि परमिएस और ट्रांसलोकेस, परमिएस और ट्रांसलोकेस एज अ कैरियर यूज होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन है यहाँ पे, जो आप ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो देख रहे हैं, ये आपकी एंटीजन स्पेसिफिसिटी देते हैं, प्रोवाइड्स एंटीजन स्पेसिफिसिटी। एंटीजन के बारे में बताते हैं, ठीक। फिर बात आती है लिपिड्स की। तो लिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करते हैं, तरलता प्रदान करते हैं, लचकदार बनाते हैं, इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं और स्थायित्व भी देते हैं, यानी स्टेबिलिटी भी देते हैं टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वहीं पे जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वहीं पर प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होपेनॉइड्स होते हैं, कंटेन्स होपेनॉइड्स, ठीक। एंड द लास्ट थिंग इज कि कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स, सम आयंस and molecules are transported across the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। अब इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर भी होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसमें हमने बताया कि परमिएस, ट्रांसलोकेस ये कैरियर की तरीके यूज होते हैं। एक्चुअली में ये आपके
कैरियर प्रोटीन्स कहलाते हैं, इनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, वहीं पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एंटीजन स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लिपिड्स फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, वहीं पे प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में होपोनाइट्स होते हैं। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सो दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, प्लीज नोट इट डाउन।
तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। ठीक, तो जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन इसका है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 मेथड हैं जिससे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है ऑस्मोसिस। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दूसरी बात एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तीसरा है सेल मेम्ब्रेन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 2 मेथड से होता है। पहला मेथड है एंडोसाइटोसिस और दूसरा मेथड है एक्सोसाइटोसिस। ठीक, तो अगर इनवर्ड मूवमेंट होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का कैरियर वेसिकल्स के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक, अब एंडोसाइटोसिस भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक, दूसरा है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में आउटवर्ड मूवमेंट होता है, आउटवर्ड मूवमेंट होता है अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस का और इसको हम रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स पिनोसाइटोसिस। इसको हम रिवर्स पिनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें पहला जो फंक्शन है दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये 3 तरीके से होता है। डिफ्यूजन जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी किसी कैरियर के थ्रू जाते हैं, और ऑस्मोसिस। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। फिर होता है तीसरे नंबर पे बल्क ट्रांसपोर्ट जिसमें एंडोसाइटोसिस यानी इनवर्ड मूवमेंट, सेल के बाहर से पार्टिकल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, जो कि 2 प्रकार से है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस जिसमें आउटवर्ड मूवमेंट होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल का सेल के बाहर, जिसको हम रिवर्स पिनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमारा नया टॉपिक है। साइटोप्लाज्म है क्या? जो भी कुछ हमारा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच है, इट इज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए साइटोप्लाज्म है क्या? आप सेल में से न्यूक्लियस को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक, तो जो भी आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच है वही हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में कभी भी न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये जो टर्म था साइटोप्लाज्म, इसको क्वाइंट किया गया था स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा क्वाइंट किया गया था। ठीक, तो इसमें अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल को हम हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं, हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं, और इसको हम ग्राउंड प्लाज्म भी कहते हैं। ठीक, तो लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहा जाता है। लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स को हटाकर, एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनील्स इज टर्म्ड एज साइटोसोल। इसी को हम साइटोसोल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कल हम लोग इसके फंक्शंस पढ़ेंगे साइटोसोल के, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है उसको पढ़ेंगे, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, यानी पूरा साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। आज हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, जिसमें हम न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं, और स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्वाइंट किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो सेल इंक्लूजन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।